नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे मैं थ्योरीज में करा रहा हूँ, जैसे मैं आज के पेपर में करा रहा हूँ। आज का पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी मैं मानता हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, 30 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी वीडियोस रहें उसके नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कक्षा में, एक क्लास में बच्चों को चीज़ों को लंबा, छोटा, हल्का, भारी आदि गुणों के आधार पर क्रम में लगाने को कहना, ये किस संज्ञानात्मक कौशल से जुड़ा हुआ है? तो क्या है कि एक टीचर जो है बच्चों के साथ क्या कर रही है, कोई एक्टिविटी करा रही है, उसमें कह रही है कि इन चीज़ों को जो है लंबे, छोटे, हल्के और भारी गुणों के आधार पर जो है आप उसे क्रम से लगाइए। तो इसको जो है किस तरीके से आप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है उसे कहते हैं क्रमबद्धता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शंस का यूज कई बार जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के रूप में किया जाता है, इसलिए इस बात को याद रखना कि चीज़ों को अगर हम कोई क्रम से लगा रहे हैं, क्रम में लगाना, बस इतना पॉइंट आपको याद है तो आंसर आपका क्रमबद्धता हो गया। ठीक है, आप बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बच्चे स्वप्नदर्शी होते हैं जिनमें जादुई विचार और कल्पनाएं प्रचुर मात्रा में भरी होती है? तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन जुड़ा है पियाजे की 4 अवस्थाओं में से। अब पियाजे की 4 अवस्थाएं हम सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो है सिद्धांत में 4 जो है अवस्थाएं दी थी। तो पियाजे ने माना था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसे जैसे बच्चा मेच्योरिटी की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो मेच्योर होगा, और मेच्योर होगा तो उसका ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा। उसी के तहत उन्होंने 4 क्रम बताए थे। ये चारों ही जो है क्रम आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं दी गई हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चा स्वप्नदर्शी होता है, मतलब ख्याली पुलाव सोचता रहता है, ख्यालों में सोचता रहता है, कल्पनाशील रहता है, कल्पना हवा में नहीं मन ही मन में सोचता रहता है, उसके अंदर जादुई विचार रहते हैं। ऐसी मूवीज ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए जो है आपने देखा होगा छोटे बच्चे कार्टून्स बहुत देखते हैं। कार्टून देखते हैं क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो कार्टून वाली इमेजिनेशन पर आधारित होती है ना, इसलिए वो ऐसे देखते हैं। उनको सीरियस पिक्चर नहीं समझ में आएगी, कार्टून्स जो है उनको बेसिक खूब समझ में आता है। तो ये जो चीज़ है ये जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब थोड़ा सा सक्रिय जो है पूर्व अवस्था दिया गया है। ठीक है, तो ये अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ये हम सबको अच्छे से याद होना चाहिए। 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा चीज़ें तार्किक तर्क से समझते हैं, तार्किक तर्क से जूझते हैं, और यहाँ पे बच्चा आत्म केंद्रित होता है, कल्पना खेल से यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम चुनना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पियाजे से आपको 2 क्वेश्चंस हर साल आपको देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही खास है। पियाजे के जो 4 अवस्थाएं हैं उसका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो क्रम है उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में बच्चा जो है सेंसेस के माध्यम से स्पर्श विधि द्वारा जो है चीज़ों को सीखता है। दूसरा अवस्था आता है जिसे कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 4 3 यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
पियाजे के संबंध में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी जो है सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर के पियाजे का वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छोटा राहुल एक गेंद को दोनों हाथों में छूकर मुंह में डाल लेता है, बार बार चीजों को छूकर महसूस करता है। राहुल जो है पियाजे के किस बौद्धिक विकास चरण से संबंधित है? अब यहां पे एक की पॉइंट ये है कि यहां पे बच्चा बार बार चीजों को छू कर महसूस करता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पियाजे की जो पहली अवस्था है उसमें बच्चा सेंसेस के माध्यम से काम करता है, सेंसोरी मोटर स्टेज जिसे कहते हैं। तो सेंसेस के माध्यम से काम करेगा, यहां पे स्पर्श द्वारा चीजों को जानने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तो यहां पर देखिए स्पर्श छूकर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर यहां पे हो जाएगा संवेदी गतिक अवस्था। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। ये पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था ये कहलाती है, ये बात भी याद रखिएगा, वर्ष भी आपको याद रखने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक ने कहानी को बीच में रोककर बच्चों से पूछा, अब कहानी को बीच में रोककर बच्चों से पूछा कि आगे क्या हो सकता है। तो ये सोच जो है कैसी विकसित कर रही है टीचर। तो देखिए सीटेट में पेडागोजी के इसी रूप में क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि एक कहानी दे देंगे और आंसर आपको बताना होगा कि इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि एक टीचर ने बच्चे से कहानी बोली और कहानी के बाद जो है आखिर में उसने जो है कहानी को बीच में ही उसने रोक दिया और फिर बच्चे से पूछ रहा है कि आगे क्या हो सकता है ये आप बताओ। तो बच्चे की सोच किस तरीके की, बच्चे के अंदर सोच जो है डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो ये बच्चे की जो सोच को डेवलप कर रही है, यहाँ पे आंसर है कल्पना शक्ति। देखिए अनुकरण में क्या होता है, नकल विधि होती है, ये नकल विधि होती है। यहाँ पे नकल करके वैसा ही एक्शंस करना। यहाँ पे शब्द शक्ति में जो है शब्दों का भंडार हो सकता है, व्याकरण में व्याकरणिक नियमों की बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे कल्पना शक्ति को जो है बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बच्चे के अंदर अपसारी सोच को बढ़ा रही है। ठीक है, अपसारी सोच को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जहां पे बच्चा कई जो है उसके संभावित जो है उत्तर तलाशने का प्रयास करता है। आपने एक लंच बॉक्स नाम की पिक्चर होगी, आपने देखा होगा, लंच बॉक्स नाम की एक मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। उसमें यही होता है कि आखिर में नायक और नायिका मतलब हीरो और हीरोइन जो एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और लास्ट में मिलते हैं एक रेलवे स्टेशन में, लेकिन वो मिलने से पहले ही पिक्चर खत्म हो जाती है। अब ये बात इस पर निर्भर करती है कि जो डायरेक्टर होता है उस मूवी का, वो ये चाहता है कि जो दर्शक मूवी देखने आए थे वो अपने अनुसार इसका उत्तर सोचे। वो मिल लेंगे तो एक नया जीवन शुरू करेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो अपने अपने जीवन में किस कठिनाइयों का सामना करेंगे, वो फिर कभी किसी और समय और किसी अन्य टाइम पीरियड में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर डाल दी जाती है। तो कल्पना शक्ति को जो है ये बढ़ावा दे रहा है। आंसर यहाँ पे बी होगा, ए होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कविता पढ़ते समय बच्चों ने अपने भाव और नाटकीयता के साथ इसे प्रस्तुत किया। ये किस विधा का प्रयोग था? तो देखिए यहाँ पे आंसर है, देखिए छठवें का आंसर देखिए क्या है, यहाँ पे अभिव्यक्ति परक वाचन कहलाता है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीना जो है कहती है कि हम ट्रैफिक नियम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अगर हम ना माने तो दुर्घटना हो सकती है और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ये किस स्तर की नैतिकता सोच को दर्शाता है? तो हम कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो है व्यक्ति जो है वो सामाजिक नियमों का पालन हो, इसी वजह से वो नैतिकता के नियमों को फॉलो कर रहा है। तो इसे को कहते हैं पारंपरिक कन्वेंशनल स्टेज, इसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। अब ये कौन सी स्टेज है? तो ये सेकेंड नंबर की स्टेज है। पहली स्टेज है पूर्व पारंपरिक स्टेज, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज यही है। यहाँ पे बच्चे में नैतिकता नहीं होती, पहली स्टेज में बच्चे में नैतिकता नहीं होती। जो भी नैतिकता के नियम देखता है बच्चा मिलता है, वो सब कुछ बाहर से मिलता है। यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है नियम कानून मानने की क्षमता होती है। वो इसलिए मानता है कि समाज में जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के गलत काम नहीं होने चाहिए, इसलिए समाज में अव्यवस्था ना फैले, इसलिए मैं ये चोरी नहीं करूँगा, ये गलत नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, मेरे
चार लोग मुझसे मेरे बारे में क्या बात करेंगे, ये सब बातें होती हैं। और आखिरी वाला होता है उत्तर पारंपरिक स्टेज, जिसमें कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है, नैतिकता की जो है उपस्थिति होती है, मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता आ चुकी होती है, वो सही और गलत को पहचानने लगता है। तो आंसर यहाँ पे जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पारंपरिक स्टेज। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ने बच्चों से कहा घर जाकर दादी से एक लोक कथा सुनकर कल कक्षा में सुनाना। इस क्रिया से किसका विकास हो रहा है? तो टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा जब घर जाइएगा तो अपनी दादी से या मम्मी पापा जिससे भी है कहना कि एक मुझे पुरानी कथाओं के बारे में बताओ, लोक कथा। अब लोक कथा क्या हो सकती है? जो हमारे समाज में चलती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लोक कथाएं कहलाती हैं, है ना। लोक कथाओं में कोई भी कहानी हो सकती है कि बेटा मेरे गांव में जो है पहले डाकू आते थे, फिर वो ऐसा आते थे। मैं अक्सर जो है मेरी जो दादी थी या जो भी अभी भी मेरी जो जो मेरे पापा की बुआ हैं वो सब ये कहा उनसे सुनता था कि ये कैसे कैसे माहौल रहता था। वो बताते थे कि डाकू आ जाते थे, है ना। फिर जो है सब लोग अपना अपना दरवाज़ा फाटक बंद कर लेते थे दरवाज़ा। फिर उसके बाद कभी कभी मिलिट्री लग जाती थी। इस तरीके से कुछ जो है लोग कथाएं बताती थी कि हमारे यहाँ जो गांव में फिर किसी के यहाँ ये होता था तो नौटंकी होती थी। इस तरीके की कुछ कथाएं होती, सब अपने अपने गांव की बातें बताए। तो ये जो है बच्चे के अंदर इस तरीके, तो ये बच्चे के अंदर श्रवण और मौखिक भाषा जो है कौशल का विकास कर रहा है। इससे क्या होगा कि बच्चा वो लोक कथाएं सुनेगा। एक तो पहली बात सुनेगा मतलब ध्यान पूर्वक, इसमें ध्यान योग जो है ध्यान क्रिया बढ़ेगी, ध्यान से सुनेगा। फिर वो जब स्कूल आएगा तो वो अपनी भाषा में वो जो है कथा को सुनाएगा। मौखिक भाषा का विकास होता है, तो जब अपनी भाषा में बताएगा तो इसके अंदर बच्चे के अंदर एक तो मौखिक वोकैबुलरी जो है उसकी वोकैब जो है डेवलप होगी, बोलने की क्षमता डेवलप होगी, और जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग तरीके का जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप अगर कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि सीटेट के लिए आप तैयार हैं। मैं फिर से कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आप सीटेट के लिए तैयार हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अभी भी गलत कर रहे हैं, अगर 30 में से मैं मान के चल रहा हूं कि 25 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अब तक न जाने कितने क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं ये किसी भी पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने इन ऑप्शंस के आधार पर क्वेश्चंस बनाए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक में देखने को मिले तो मुझे जरूर से जरूर उसको कमेंट में लिख करके भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को जो है समझने का प्रयास करिए। इन ऑप्शंस से ही आपको क्वेश्चंस जो है नए रूप में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 30 में से 25, 23, 22 ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ाई कर रखी है, और कुछ जो कमियां हैं वो डे बाय डे अभी आपकी सुधर जाएंगी। अगर आप अभी भी 14-15 में टिके हुए हैं तो आप मानिए कि आपको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपका एक टारगेट है 120 प्लस, जो कि हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको कह चुका हूं कि क्वेश्चंस इसी रूप में पूछे जाएंगे, आपको बस ऐसे ही तैयार करना होगा। बात समझ गए? तो और एक बात और कि कमेंट आप हमें जरूर करिएगा कि जो है आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप हमें बस नंबर लिखिएगा कि हमारे 15 जो है 15 मैसेज कर दीजिएगा, 14, 13, 23, 24, 28 जिसका जो है, और सही ईमानदारी से। क्योंकि अगर आपने लिख दिया 28, 30 में से 30 सही कर दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मैं कोई तारीफ के पुल नहीं बांधूंगा। हो सकता है कि मैं अगले पेपर में आपका नाम भी ले लूँ कि एक बच्चे ने जो है 30 में 30 क्वेश्चन सही किया है, मैं यही कर सकता हूँ। लेकिन ईमानदारी से आप मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला नवा है, राधा पहले से सीखे गए ढांचे में ही नई जानकारी को समझने की कोशिश करती है, पियाजे के अनुसार ये कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये पहली बात तो क्वेश्चन है कि ये पियाजे से जुड़ा हुआ। पियाजे की जो है दिया था विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। उसके अलावा आत्मसातकरण, समायोजन और एडॉप्टेशन, ये सारे शब्द पियाजे से जुड़े हैं, है ना। और ये सारे शब्द पियाजे से जुड़ा हुआ है। स्कीमा एक शब्द भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इन सभी को शब्दों को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है कि राधा पहले से सीखे हुए ढांचे में ही हर जानकारी को समझने की कोशिश करती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं आत्मसातीकरण। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, एसिमिलेशन में क्या होता है कि एक बच्चा जो है
एक बच्चा जो है स्कीमा में, पहली बात समझना बहुत आ रहा ध्यान से, स्कीमा में नई जानकारी को इकट्ठा कर देता है, नई जानकारी को इकट्ठा कर देता है, नई जानकारी को इकट्ठा या जोड़ना, इकट्ठा कर देता है। ठीक है, अब यहां क्या है, स्कीमा का मतलब है कि जो भी आपके अंदर जानकारी मौजूद है किसी भी टॉपिक को लेकर के, उसी स्कीमा में कोई एक और अन्य जानकारी इकट्ठा कर देना। जैसे अगर हम कहें कि बच्चे को पता है कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, लेकिन आज जो है टीचर ने कहा कि ए फॉर एप्पल और ए फॉर आंट भी होता है, तो अब बच्चे ने जो है पुरानी जानकारी में एक नई जानकारी भी ऐड कर लिया। फिर टीचर ने कहा कि ए फॉर आंट के साथ साथ ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, एरोप्लेन भी होता है। तो अब फिर पुनः बच्चे ने एक नई जानकारी इकट्ठी कर ली। तो ये जो इकट्ठापन होता है इसी को कहते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। यहां पे कोई चेंजेस नहीं होते, ध्यान रखिएगा, यहां पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, बस इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है। अब वो चाहे इंफॉर्मेशन सही हो या चाहे वो गलत इंफॉर्मेशन हो, बस उसको ऐड करना है, अपने दिमाग में भरना है, यही होता है। स्कीमा शब्द का मतलब होता है कि जो भी आपके दिमाग में जानकारी इकट्ठा है उसी को कहेंगे हम स्कीमा। समायोजन में क्या होता है, समायोजन जो शब्द होता है इसमें जो भी पुरानी जानकारी को नई जानकारी से रिप्लेस कर देना, नई जानकारी से, बात समझ लो, नई जानकारी से रिप्लेस कर देना, मतलब उसमें सुधार कर देना, मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें चेंज कर देना, मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें संशोधन कर देना। यहां तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है एग्जाम में। तो यही चीज होती है समायोजन में, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोनू अपने खिलौने से खेलते हुए उनसे बातें करता है और खुद ही उन्हें निर्देश देता है, यह किस प्रकार की भाषा है। तो यहां पे क्या है, सोनू क्या कर रहा है, अब ये क्वेश्चन जो जुड़ा है ये क्वेश्चन जुड़ा है वाइगोस्की से, ये क्वेश्चन वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है। यहां पे क्या होता है, बच्चा जो है अपने खिलौने निर्जीव वस्तु से बातें करता है और खुद ही उन्हें निर्देश देता है। इस प्रकार की जो भाषा है इसे हम क्या कहेंगे, तो 10वें का आंसर है, इसे आत्मभाषा कहते हैं। ठीक है, इसे देखिए भाषा के जो प्रकार इन्होंने दिए थे, उन्होंने 3 प्रकार की भाषा बताई थी, जिसके माध्यम से बच्चा जो है सीखने का, मतलब बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास को, प्रक्रिया को जो है और अच्छे तरीके से कर लेता है। ठीक है, बात समझ गए यहां तक। वो भाषा क्या है, तो एक तो पहली बात है जहां पे यहां पे है प्राइवेट भाषा, फिर एक है इनर भाषा और एक है यहाँ पे सोशल भाषा। सोशल भाषा में क्या होता है, वो सोशली बात करता है, एक दूसरे से बात करता है। प्राइवेट भाषा में क्या होता है कि वो किसी प्राइवेटली बात करता है, अपने आप खेलता है, अपने खिलौने से खेलता है, शीशे के सामने खड़ा होकर खेलता है, अपनी चीज़ों से बतियाता है। बस अंतर यह है कि प्राइवेट भाषा में बच्चा जो है बोल बोल के कार्य करता है, जैसे मान लो जैसे कि वो खिलौने से वो बात कर रहा हो। और इनर भाषा में क्या होता है, वो बोलता नहीं है, मन ही मन में अपने जो है अंदर ही अंदर जो है बातों को करता है, अपने अंदर ही अंदर जो है वो एक्शंस करता है और अंदर ही अंदर जो है सारी चीजें करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम इसे आत्मभाषा, मतलब हम कह सकते हैं कि हम प्राइवेट भाषा का, यहाँ पे प्राइवेट जो है लैंग्वेज का जो है वोकल का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में नेहा को एक कठिन सवाल नहीं आ रहा था। तो क्या है, एक टीचर ने एक नेहा से कोई क्वेश्चन पूछा होगा और उसको ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी सहेली अंजलि, उसकी फ्रेंड ने उसको थोड़ा सा समझाया, उसको एक छोटा सा हिंट दिया, तो वो खुद वो क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीटली हल कर पाई। तो ये सिद्धांत किस चीज को दर्शाता है, तो यहां पे देखिए चीजें समझिएगा। ये भी क्वेश्चन वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है, जहां पे 3 शब्दों को आपको पता होना चाहिए, एक तो ZPD, एक MKO और एक है स्कैफोल्डिंग शब्द। यहां पे जो 2 शब्द हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और MKO का जुड़ाव है यहां पे मोर नॉलेज अदर जिसे कहते हैं। यहां पे मोर नॉलेज अदर का मतलब होता है कि आपसे बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति
आपको चीज़ों को पढ़ाना सिखाएगा, बातें बताएगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको ये सब याद करना है। आपको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी है भी तो बिल्कुल नाम मात्र की है, उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला। तो ये उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे जो आंसर है वो समीपस्थ विकास क्षेत्र का है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को सवाल कठिन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा मदद मिल गई तो वो चीज़ों को हल कर पा रही है। इसी को कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी है। और ये सिद्धांत, ये मतलब ये जो थ्योरी बात बताई जा रही है, किसने दिया था? वाइगोस्की ने ये दिया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आ जाता है अगला क्वेश्चन है, निशा ने जब गणित का सवाल ठीक से हल किया तो टीचर ने ताली बजा करके शाबाशी दी। मतलब एक गणित का कोई क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन दिया गया होगा, और टीचर ने जब वो बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो उसने ताली बजाई, खूब बजाई, है ना, उसको और खुद भी बजाई और बच्चों से कहा कि वेरी गुड, इसको ताली बजाओ इसके लिए, देखिए कितना बेहतरीन लड़की है, बच्ची है, इसने क्वेश्चन सब कुछ तैयार कर लिया है। इसके बाद वो और भी अच्छे से हल करने लगी। ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब टीचर ने एक ट्रिक किया कि इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है कुछ अच्छा करने की जो है वो होती है ना। तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये सिद्धांत जुड़ा है थॉर्नडाइक से। अब ये कैसे जुड़ा है? बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, ये गलत कर रहे होंगे। तो ये होता है किसी चीज के प्रभाव में आकर के कार्य करना। किसी कार्य के बाद हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सुखद परिणाम मिलता है, तो उस कार्य को करने की और या दोहराने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। तो यही हो रहा है कि वो और भी अच्छे से कार्य करने लग गया है, हल करने लग गई है, मतलब उस कार्य को दोहराने की संभावना बढ़ जा रही है। तो टीचर ने ये प्रभाव के नियम को दर्शाता है। आंसर हो गया बी। थॉर्नडाइक ने 3 तरीके से सीखने को संबंधित बताया है कि 3 तरीके से आप किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो या तो किसी की चीज के प्रभाव में आकर के, अब या तो वो टीचर के प्रभाव में, किसी व्यक्ति के प्रभाव में हो सकता है, किसी दोस्त के प्रभाव में हो सकता है, या किसी पुरस्कार के प्रभाव में हो सकता है, या आपको जिस चीज से भी इंटरेस्ट है उस चीज के प्रभाव में हो सकता है ना। तो प्रभाव में आकर के कोई काम कर रहे हैं, और कई बार होता है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान देखेगी, अब जैसे तो प्रभाव में ही आके जो है वो आईएएस बन गया। एग्जाम, वो मूवी तो आपने देखी होगी, शादी में जरूर आना, है ना। तो वो प्रभाव का ही नियम कहलाता है कि किसी चीज के प्रभाव में आ करके, है ना, वो कार्य कर जाना जो उसकी क्षमता से विरुद्ध था या वो नहीं करना चाहता था, और फिर बाद में वो चीज़ हो गई। ठीक है। दूसरा जो है तत्परता का नियम जिसे कहते हैं, या तत्परता का नियम, या फिर हम तैयारी का नियम कहते हैं। किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना, रुचि दिखाना। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट और रुचि दिखाते हैं तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीखने लग जाते हैं। अभ्यास का नियम, निरंतर डेली अभ्यास से आप जो है अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जुड़ा है, सीखने का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, और सीखने के 3 नियम दिए थे। 3 तरीके से आप जो है सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, प्रभाव में आकर, अभ्यास से, और तत्परता से, उसमें इंटरेस्ट दिखा के, है ना। तो ये बात समझ गए। प्रभाव का नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। यहां तक समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। नेक्स्ट है, एक दिन टीचर ने चित्र दिखाकर कहा कि इसे देखकर 2 वाक्य बोलो। बच्चे ने मजेदार वाक्य बनाए। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है, माफ कीजिएगा। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है? तो देखिए यहां पे चित्र वर्णन गतिविधि करा रही है। चित्र देख करके उसका जो है वर्णन करना, है ना। तो बच्चे जो है वर्णन करेंगे तो अपने अपने तरीके से उसको जो है सेंटेंसेस देंगे, है ना। तो ये बच्चे के अंदर एक तरीके से अपसारी सोच जो है डेवलप करने का प्रयास कर रही है टीचर, ताकि बच्चा जो है कई तरीकों से जो है सोचने में जो है निपुणता हासिल कर ले। यहां पे बात समझ गए। एक टीचर ने एक ही सवाल को पढ़कर तुरंत 2 बार दोहराया। एक ही सवाल को पढ़कर 2 बार दोहराया और फिर याद कर लिया। ये किस प्रकार की? एक छात्र ने एक सवाल को पढ़कर तुरंत 2 बार दोहराया और फिर याद कर लिया। ये किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाता है? तो अगर याद कर लिया होगा तो ये जो है बुद्धि है स्मृति। ठीक है, ये इसकी स्मृति को दर्शाता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राहुल ने अपने छोटे भाई को हर दिन ध्यान से लिखो कहते हुए देखा। तो राहुल जो है अपने छोटे भाई को हर दिन ध्यान से लिखो कहता होगा। ठीक है, वो वही बात अपने दोस्तों से कहने लग गया है। तो ये किस प्रकार का अधिगम है?
तो जब कोई बच्चा किसी को देख करके उसी जैसा जिस किसी को देख करके उसके जैसे बातों को या उसके जैसे हरकतों को, एक्शंस को रिपीट करता है क्लास में, बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर, कहीं पे भी, तो ये कहलाता है अनुकरण। अनुकरण का सीधा सीधा मतलब होता है नकल करना। तो बच्चा जो है यहाँ पे दूसरे की नकल कर रहा है, अपने भाई की नकल कर रहा है। ध्यान से लिखो, ठीक है। अक्सर आपने बच्चों को जो है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चे जो है अक्सर टीचर की एक्टिंग करते हैं, ध्यान से पढ़ो, बहुत मारूंगी, शैतानी मत करो, इस तरीके के आपने अक्सर देखा होगा, है ना। या फिर बच्चे जो है अपने बड़ों के जो है जूते में पैर घुसेड़ के चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अनुकरण ही कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है बच्चों के सामने वैसे जो है एग्जाम्पल्स पेश करिए, ताकि बच्चे देखें, आपको सीखे और कुछ पॉजिटिव सीखे। आप बच्चों के सामने गाली गलौज से बात करोगे तो वो आपके अनुकरण करेंगे, वो देखेंगे अरे ये गाली, तो इसका मतलब है बच्चा जो है आप गलत हरकतें करेंगे तो बच्चा भी आपके। तो आजकल जो फ़ोन होता है, फ़ोन में इतना गलत गलत चीज़ें आती रहती हैं, है ना। तो बच्चा वो तो फ़ोन तो देखता नहीं कि बच्चा है क्या है, वो तो भेज देता है। तो आजकल बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे गली गलौज सीख जाते हैं। मेरे बगल में 5 साल का बच्चा है, 4.5 साल का है बल्कि, है ना। 4.5 साल का बच्चा हाथ की मिडिल फिंगर दिखाता है। 4.5 साल का बच्चा छोटी छोटी गालियां देता है, तेरी माँ की इस तरीके की, तेरी बहन की इस तरीके, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं तो आप समझिए कि मैं सच में याद कह रहा हूं कि वो देता है गाली, है ना। और वो सिर्फ इसलिए देखता है क्योंकि वो फ़ोन बहुत यूज़ करता है। तो ये जो चीज़ें होती है, अनुकरण विधि से बच्चे सीखते हैं, नकल करते हैं और फिर वैसा ही वो एक्शंस करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जब टीचर ने छात्रों से पूछा एक पजल बॉक्स से कितने तरीके से खेल खेला जा सकता है, तो कोई टीचर ने अपने बच्चे को पजल बॉक्स दिया होगा जिसमें बहुत सारे खिलौने होते हैं, या है ना। तो उसको कहा होगा इस खिलौनों को कितने तरीके से आप खेल सकते हैं। तो रिया ने तुरंत उत्तर दिया कि 5 नए तरीके से इसे खेला जा सकता है, या बता दिया कि इस 5 नए तरीके से उसने सोच डाले। तो ये रिया की जो है कौन सी बुद्धि यहाँ पे सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो बुद्धि बच्चे के अंदर जो कार्य कर रही है, वो बुद्धि है किससे जुड़ी हुई, देखिए। तो आंसर है यहाँ पे अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी में क्या होता है, बच्चा जो है किसी क्वेश्चंस के कई उत्तर सुझाव दे देता है। तो यहाँ उसने 5 नए तरीके जो है सुझाव दिए, इसका मतलब है कि अपसारी चिंतन को जो है बढ़ावा दे रहा है। अभिसारी में क्या होता है, सिर्फ केवल एक सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है लेकिन एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जैसे 16वां क्वेश्चन है, तो ये 16वां क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है अभिसारी प्रश्न होते हैं कि अपसारी प्रश्न होते हैं, तो अभिसारी प्रश्न होते हैं 16वां क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो अपसारी चिंतन पर आधारित होते हैं, ठीक है। बात समझ गए, चलिए। अनमोल से पूछा गया 2+2 कितना होता है, उसने बिना रुके सही उत्तर दिया 4। ये किस बुद्धि को दर्शाता है। सेम वही क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये बुद्धि को दर्शाता है अभिसारी चिंतन। 2+2 4 ही होगा, चाहे कितना भी हो। अब इसमें नए उत्तर नहीं दे सकता कि नहीं सर जी 4 नहीं 4.25 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभिसारी चिंतन को दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाता है। बात समझ गए। छात्र सीमा कहती है मैं इसलिए नियम मानती हूँ क्योंकि मेरी माता पिता मुझे अच्छा बच्चा समझते हैं। यार मेरे माँ बाप बहुत अच्छा मानते हैं, है ना। मेरे आसपास के पड़ोस मुझे जानते हैं कि मैं ये अच्छा इंसान हूँ, है ना, इसलिए मैं ये काम गलत नहीं करूँगा। अक्सर हम लोग ये ऐसा सेंटेंसेस यूज़ करते हैं कि भाई मैं नहीं करने वाला, है ना। भाई मुझे वहाँ जाना होता है, मैं वहाँ पे लोगों से मिलता हूँ, वो लोग मुझे देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो ये चीज़, तो ये पहली बात तो सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। ये किस चरण से को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये दर्शाता है अच्छा बच्चा अभिविन्यास को दर्शाता है। 18वें का यहाँ पे बी सही आंसर होगा, ठीक है। बात समझ गए, चल। टीचर ने राघव को पहले पढ़कर दिखाया, फिर साथ में पढ़ाया और अंत में अकेले पढ़ने को कहा। ये किस अधिगम तकनीक को का उदाहरण है या अधिगम तकनीक को दर्शाता है। तो यहाँ पे टीचर ने पहले कहा राघव को पहले मदद की, पढ़ करके उसने खुद दिखाया कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। फिर कहा अब बेटा तुम पढ़ो,
तो उसने फिर पढ़ा तो कुछ गलतियां की होगी तो उसको सुधार भी किया होगा, फिर जो है फिर साथ में जो है पढ़ने, पहले साथ में करना है, फिर अंत में उसको पढ़ने कहा कि पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ो, और जो भी उसको जो है समस्या हुई उसको जो है टेम्परेरी हेल्प किया होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ये है स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे टीचर जो है बच्चे को टेम्परेरी हेल्प कर रही है, टेम्परेरी मदद के माध्यम से यहाँ पे टीचर को जो है ये सिखा रही है, ठीक है, बच्चे को, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेम्परेरी हेल्प करना, और ये जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाइगोत्स्की से जुड़ा है, वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, राज ने पहेली को हल करने से पहले उसके हर इस हिस्से को ध्यान से देखा और फिर उत्तर निकाला, ये कौन सी प्रक्रिया है। तो यहां पे देखिए आंसर क्या है, तो पहले हल किया, अच्छे से देखा, सब कुछ देखा, तो सही आंसर है यहाँ पे पहेली के हल करने से पहले उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा फिर उत्तर निकाला, ये है संज्ञान को, कॉग्निटिव यहाँ पे होगा आंसर। अब ये क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यह मानसिक प्रक्रियाओं का समूह इसे कहते हैं, जहाँ पे ध्यान, अवलोकन, स्मृति, तर्क करना, ये सभी जो है समस्या समाधान आदि में काम आते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। मूल्यांकन में क्या होता है, यहाँ पे हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। संगठन में कई चीजों का जो है बिखरे हुए रूप चीजों को हम एक जगह संगठित करते हैं, ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के समय टीचर ने बच्चों से कहा कि आपस में जोड़ी बनाओ और एक दूसरे को कहानी सुनाओ, ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो टीचर ने कहा कि आपस में जोड़ी बनाओ और एक दूसरे को कहानी सुनाओ, तो ये सहभागिता आधारित जो है शिक्षण विधि कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में जब भी सीमा सवाल का सही उत्तर देती है तो टीचर उसे शाबाश कहती है, टीचर उसे शाबाश कहती है। ओ पेन ही नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा मैं लगा दूं। शाबाश कहती है, और वो अब वह और भी जवाब देने लगी, शिक्षक की शाबाश वाली किस प्रकार का अनुबंधन है। तो टीचर ने सिर्फ केवल उसकी थोड़ी सी तारीफ करी, और तारीफ से जो है वो इतना पॉजिटिवली जो है काम करने लगी, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, जिसे कहते हैं सकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, सकारात्मक पुनर्वलन इसको कहते हैं, ठीक है। निष्क्रिय प्रेरणा, जहां पे प्रेरणा दी गई हो और वो काम ना कर रही हो, है ना, तो उसे निष्क्रिय प्रेरणा कहते हैं, ठीक, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए, एक चूहे को हर बार लीवर दबाने पर खाना मिलता है और धीरे धीरे उसने दबाना सीख लिया, ये स्किनर के किस प्रयोग पर आधारित। तो पहली बात तो याद रखना है, स्किनर ने जो टेस्ट किया था वो चूहे पे किया था, और स्किनर ने जो टेस्ट किया था चूहे पे किया था, और स्किनर ने किस बॉक्स का प्रयोग किया, इसे कहते हैं हम स्किनर बॉक्स। इन शब्दों का इस्तेमाल आपको एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस शब्दों को ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं स्किनर बॉक्स, जिसमें जो है एक लीवर होता होगा, इसमें खाना पड़ा होगा, चूहा इसके ऊपर कूदेगा, धमकेगा, लीवर खुल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, फिर उसको डालोगे, ऐसे जो है बहुत समय के बाद ये प्रक्रिया हुई होगी। तो यहाँ पे आंसर है स्किनर बॉक्स, ठीक है। एक टीचर ने कहानी सुनाने के बाद बच्चों से कहा कि अब इस पर जो है अपनी राय दो, वो कौन सा कौशल विकसित करता है। इस पर अपनी राय दो, तो देखिए बच्चों से कह रहा है कि इस पर अपनी राय दो बच्चों, तो इसे कहते हैं समालोचना। समालोचना मतलब होता है समान रूप से क्रिटिसिज्म करना, समान रूप से इसमें आलोचना करना। आलोचना का मतलब होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। मतलब अच्छाइयाँ बताओ, ये अच्छाइयाँ भी मैंने आपको बता दी कि भैया देखो ये बहुत अच्छा है, और बुराइयाँ भी बता दिया कि बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन शैतानी बहुत करता है, पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा जो है जिद्दी बहुत है, मारता है बच्चों को, पढ़ाई में अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस जो है खेलने कूदने में बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, है ना। तो ये सारी चीज़, तो समान रूप से आलोचना करना,
तो यहीं पे टीचर जो है कहानी सुनाने के बाद कह रहा है कि इस पर समान रूप से आप कहो, तो आपने समान कहानी से क्या सीखा। तो हमने कहानी से ये सब बातें सीखी हैं। तो इसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं, और बच्चा कहेगा कि जो है टीचर जो है और इस कहानी के माध्यम से जो है उसको ये नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है, ऐसा कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, तो समालोचना होता है। वाचन का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, स्मृति और श्रवण से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सौरभ को मानचित्र पढ़ने और रास्ता ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होती है, वो आसानी से दिशाओं को समझ लेता है। सौरभ का कौन सी बुद्धि सक्रिय है? तो देखिए यहाँ पे बात समझ लीजिए कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इसके तहत गार्डनर ने 8 प्रकार की विलक्षण जो है बुद्धि को जो है डिफाइन किया था। वो 8 प्रकार की बुद्धियों में से एक बुद्धि की ये भी हो रही है कि जहाँ पे बच्चा जो है, एक व्यक्ति जो है, मानचित्र को पढ़ने और रास्ता ढूंढने को उसको जो है कठिनाई नहीं होती, मतलब उसको दिशा का ज्ञान अच्छा होता है, वो खाली स्थान को समझने में बहुत सक्षम होता है ना। उसकी देखने और समझने और खाली स्थान के प्रति जो है, जैसे दिशाओं का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता है। आप समुद्र के बीच रास्ते में छोड़ दो तो नहीं समझ पाओगे कि कहाँ उत्तर है कहाँ दक्षिण है, लेकिन उस व्यक्ति को खाली स्थान समझ लेता है कि खाली स्थान ये किस दिशा में, ये सूरज की रोशनी इधर पड़ रही है, छाया इस तरफ पड़ रही है, इसका मतलब है कि हम पूर्व दिशा में खड़े हुए हैं। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। याद रखिएगा, गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत। इसके तहत 8 प्रकार की विलक्षण योग्यताओं को हमने बुद्धि के योग्यताओं को डिफाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट, सोनम को लोगों की भावनाएं जल्दी समझ में आ जाती हैं और वो दूसरों से अच्छा संबंध बना लेती है। मतलब यहाँ है कि सोनम क्या है, दूसरों की जो है इमोशंस को अच्छे से समझती है और अच्छे से उनके साथ घुल मिल जाती है। तो ये जो है उसकी बुद्धि को कहते हैं अंतः पारस्परिक बुद्धि। ये भी जो बुद्धि है ये गार्डनर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। साक्षी को एक बार गलती पर डांट पड़ी थी। अब वह और बच्चों को देखकर सीखती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साक्षी किस प्रक्रिया से सीख रही है? यहाँ पे क्या है, एक साक्षी नाम की लड़की ने को टीचर ने पहले उसकी गलती के लिए डांटा होगा, फिर अब वो देखती है कि टीचर जो है बच्चों को किन किन गलतियों पे डांटती है और उन्हीं को उस आधार पे वो सीखती है कि कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं परिणामों के अवलोकन द्वारा सीखना। ठीक है, परिणामों के अवलोकन द्वारा सीखना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, रवि अब यह समझ चुका है कि अगर एक कहानी को उल्टा भी सुनाया जाए तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा। यह किस संज्ञानात्मक क्षमता का उदाहरण है? जैसे 5 5 5 5 को किसी भी तरीके से पढ़ो तो वो एक ही उसी तरीके से पढ़ पाओगे। तो ये जो होता है इसे कहते हैं प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु जब गुड़िया से खेलती है तो उसे खाना भी खिलाती है। जब गुड़िया से खेलती है तो उसे खाना भी खिलाती है, बात भी करती है जैसे कि वो जिंदा हो। तो ये किस अवस्था को दर्शाता है? तो पहली बात तो ये पियाजे की बात हो रही है। यहाँ पे पियाजे ने जो 4 चरण दिए थे उसमें से एक की बात हो रही है। उन 4 चरणों में से किस चरण की बात हो रही है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है हर निर्जीव चीज को वो सजीव मानता है, जिंदा मानता है, इसलिए वो इसे खाना, उसको लगता है कि खाना खाएगी, बात भी करती है। कई बार वो जब उसका खिलौना नहीं मिलता तो रोती है, खूब रोती है, नया खिलौना दोगे तो भी नहीं खेलेगी। तो ये होता है। तो ये जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, और पियाजे के अनुसार इसी को जो है एनिमिज्म जो है नाम दिया था, प्राणवाद। उसका मानना है कि हर चीज में प्राण होती है, तो इसे क्या दिया? एनिमिज्म इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्राणवाद नाम दिया। ये बात नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो फिर आपका डब्बा गुल हो जाएगा, इसलिए इसको नोट जरूर करिएगा। आंसर है यहाँ पे सी। राधा अपनी कक्षा में कविता पढ़ा रही थी। बच्चों ने तालियां बजाकर कविता को दोहराया और अपने अपने भावों के साथ अभिनय भी किया। राधा किस शिक्षण पद्धति का उपयोग कर रही है?
तो देखिए बच्चों के साथ गाना गाना, एक्शंस करना, ये जो होती है ये क्रियाशील अधिगम कहलाता है। यहाँ पे जैसे बच्चों को कुछ पढ़ाने के लिए खूब एक्शंस करिए, जैसे आ से अनार, लाल दानेदार, ऐसे कुछ भी कर लो, है ना। कुछ भी गाना गा दो यार, जैसे आप क्या बोल सकता हूँ मैं, जैसे एक गाना मुझे याद है जो मैं अक्सर जो है बच्चों को पढ़ते हुए देखता हूँ, वो है आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा, गाजर भिंडी बोला मुझको खा लो मैं तुमको लंबा कर दूंगा, और पालक बोला मुझको खा लो मैं तुम पे ताकत भर दूंगा, ऐसे। तो ये क्या होता है, बच्चा ताकत भर दूंगा मैं, हाथ मोटे ऐसे बाइसेप्स दिखाएगा, तो ये क्रियाशील अधिगम कहलाता है। यहाँ पे ये चीज़ें अभिनय के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं। या छोटा बड़ा वाले गीत होते हैं, या तो ऐसे पढ़ सकते हो, चा से चरखा कपड़ा बुनता, छा से छाता मैं पानी से बचाता, जा से जहाज जो हमें कहीं लेके जाता, जहाँ से झंडा देश की शान बढ़ाता, या माने कुछ नहीं बच्चों बजाओ ताली, यहाँ हो गया खाली। ऐसा जो है गीत जो है बच्चों के अभिनय के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्रियाशील, क्रिया मतलब एक्शंस के द्वारा अधिगम करना, एक्शंस, क्रियाशील एक्शंस के द्वारा सीखना। यहाँ पे बात समझ गए। तो देखिए टोटल जो 30 क्वेश्चंस थे वो हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करता हूँ। तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस देता रहूँगा। यूपी एलटी ग्रेड की जो तैयारी करना चाहते हैं वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको डेली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, जीएस और जो है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस देता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।